हेलो फ्रेंड्स, हम क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 14 बायोमोलिक्यूल्स पढ़ रहे हैं। आज इसमें हम टॉपिक पढ़ेंगे डाइसैकराइड्स। डाइसैकराइड वे हर कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो दो मोनोसैकराइड यूनिट से मिलकर बने होते हैं। यू हैव ऑलरेडी रीड दैट disaccharides on hydrolysis with dilute acid or enzyme yield two molecules of either the same or different monosaccharides। आपने पढ़ा है कि जो डाइसैकराइड्स होते हैं जब इनका हाइड्रोलिसिस किया जाता है डाइल्यूट एसिड या फिर एंजाइम के साथ, तो जो डाइसैकराइड होते हैं वो दो मॉलिक्यूल मोनोसैकराइड यूनिट की प्रोड्यूस करते हैं। क्योंकि डाइसैकराइड दो मोनोसैकराइड से मिलकर बने होंगे, तो अगर डाइसैकराइड का हाइड्रोलिसिस कर दिया जाए डाइल्यूट एसिड के साथ या फिर एंजाइम के साथ, तो ये दो मोनोसैकराइड यूनिट की प्रोड्यूस करते हैं। और जो ये दो मोनोसैकराइड मॉलिक्यूल या फिर यूनिट प्रोड्यूस हो रही हैं, ये सेम भी हो सकती हैं, डिफरेंट भी हो सकती हैं। द टू मोनोसैकराइड्स आर जॉइंड टुगेदर बाय एन ऑक्साइड लिंकेज फॉर्म्ड बाय द लॉस ऑफ ए वाटर मॉलिक्यूल। और जो डाइसैकराइड है वो दो मोनोसैकराइड यूनिट से मिलकर बना है। तो डाइसैकराइड में जो ये दो मोनोसैकराइड्स होते हैं ये ऑक्सीजन की लिंकेज से जुड़े हुए होते हैं, जिसको हम ऑक्साइड का लिंकेज कहते हैं। और इन दो मोनोसैकराइड यूनिट के बीच में ऑक्साइड का लिंकेज कब बनता है? जब वाटर का मॉलिक्यूल यानी H2O इनसे लॉस होता है। कैसे बनेगा सुक्रोज में, वो हम देखेंगे अभी। Such a linkage between two monosaccharide unit through oxygen atom is called glycosidic linkage। तो जो ये दो मोनोसैकराइड यूनिट के बीच में जो ये ऑक्साइड का लिंकेज होता है, ये किससे होता है? ये ऑक्सीजन एटम के थ्रू होता है, और इस लिंकेज को हम कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो ये आपको याद रखना है, डाइसैकराइड में दो मोनोसैकराइड यूनिट के बीच में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है। इन डाइसैकराइड्स, if the reducing group of monosaccharide, that is aldehydic or ketonic groups are bonded, these are non-reducing sugars, for example sucrose। अब जो डाइसैकराइड होते हैं, अगर डाइसैकराइड्स में जो हमारे मोनोसैकराइड्स हैं इनके जो एल्डिहाइडिक या फिर कीटोनिक ग्रुप हैं वो बॉन्डेड हैं। एक बार फिर से बता देता हूं, जो डाइसैकराइड में हमारी दो मोनोसैकराइड यूनिट हैं, अगर इन मोनोसैकराइड यूनिट में एल्डिहाइड या फिर कीटोनिक ग्रुप आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, तो ये डाइसैकराइड हमारे कैसे होंगे? नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स होंगे। जैसे कि एग्जांपल सुक्रोज। सुक्रोज में क्या होता है? सुक्रोज की जो दो हमारी मोनोसैकराइड यूनिट है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, इनमें जो एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप होता है वो आपस में बॉन्डेड होते हैं, इसलिए सुक्रोज क्या है? एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। इसको रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर को जानने के लिए मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा जब हम सुक्रोज पढ़ेंगे। On the other hand, sugars in which these functional groups are free are called reducing sugar, for example maltose and lactose। दूसरी तरफ ऐसे शुगर या फिर ऐसे डाइसैकराइड जिनमें एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप फ्री होते हैं वो कहलाते हैं हमारे रिड्यूसिंग शुगर, जैसे कि माल्टोज और लैक्टोज। तो ये आपको याद रखने हैं। ऐसे शुगर जिनमें एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप बॉन्डेड हों वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होंगे, एग्जाम्पल इसका सुक्रोज। और दूसरी तरफ ऐसे शुगर या फिर ऐसे डाइसैकराइड जिनमें एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप फ्री होते हैं वो रिड्यूसिंग शुगर कहलाते हैं, इसका एग्जाम्पल है माल्टोज और लैक्टोज। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सुक्रोज। तो अब हम सुक्रोज पढ़ते हैं। One of the common disaccharide is sucrose, which on hydrolysis gives equimolar mixture of D plus glucose and D minus fructose। तो जो हमारा सुक्रोज होता है वो सबसे कॉमन डाइसैकराइड होता है, और जब हम सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें बराबर मात्रा में यानी इक्विमोलर मिक्सचर मिलता है D प्लस ग्लूकोज का और D माइनस फ्रुक्टोज का। यहाँ पर प्लस क्यों लगाया गया? क्योंकि ग्लूकोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, ये प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है, और माइनस क्योंकि फ्रुक्टोज लेवो रोटेटरी होता है, ये प्लेन पोलराइज लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है। तो सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करने पर हमें क्या मिलता है? डी प्लस ग्लूकोज और डी माइनस फ्रुक्टोज का इक्विमोलर मिक्सचर मिलता है। तो इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करने पर D प्लस ग्लूकोज और D माइनस फ्रुक्टोज कितनी मात्रा में मिलता है? तो इसका उत्तर है बराबर मात्रा में ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का इक्विमोलर मिक्सचर मिलता है। तो ये सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11। जब हम इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे यानी
एसिड की प्रेजेंस लेंगे और वाटर के साथ जब इसकी हम रिएक्शन कराएंगे तो हमें C6H12O6 D प्लस ग्लूकोज मिलेगा और C6H12O6 यानी D माइनस फ्रुक्टोज मिलेगा, क्योंकि ग्लूकोज फ्रुक्टोज का फॉर्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चर इनकी अलग होती है। तो ये दोनों हमें बराबर मात्रा में मिलेंगे। These two monosaccharides are held together by a glycosidic linkage between carbon 1 of alpha glucose and carbon 2 of beta fructose। अब जो ये हमें दो मोनोसेक्राइड यूनिट मिली, ग्लूकोज की और फ्रुक्टोज की, ये किससे जुड़ी हुई होती हैं? ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से जुड़ी हुई होते हैं। और ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज किसके बीच में बनता है? ये बनता है अल्फा ग्लूकोज के कार्बन 1 और बीटा फ्रुक्टोज के कार्बन नंबर 2 के बीच में। तो इससे हमें यहाँ पर एक बात पता चली कि जो सुक्रोज में ग्लूकोज होता है वो अल्फा ग्लूकोज होता है और फ्रुक्टोज बीटा फ्रुक्टोज होता है। और अल्फा ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1, बीटा फ्रुक्टोज का कार्बन नंबर 2, इनके बीच में बनता है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। Since the reducing groups of glucose and fructose are involved in glycosidic bond formation, sucrose is a non-reducing sugar। अब जो सुक्रोज है वो एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें क्या होता है, अल्फा ग्लूकोज और जो बीटा फ्रुक्टोज होता है, इनके जो रिड्यूसिंग ग्रुप्स होते हैं, यानी अल्फा ग्लूकोज में जो एल्डिहाइड होता है और बीटा फ्रुक्टोज में जो कीटोन होता है, इन दोनों के बीच में बनता है बॉन्ड। यानी ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का, ग्लूकोज का एल्डिहाइड, फ्रुक्टोज का कीटोनिक ग्रुप आपस में बॉन्ड बनाते हैं और यही क्या होते हैं, रिड्यूसिंग ग्रुप्स होते हैं। ये जब आपस में बॉन्ड बना लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये रिड्यूसिंग ग्रुप्स बॉन्डेड हो जाएंगे। इसके कारण क्या होता है, जो सुक्रोज होता है वो एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। ऐसा इसलिए, सबसे पहले मैं आपको एक स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ, पहले आप वो स्ट्रक्चर देखिए। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर है। तो ग्लूकोज का जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है, ग्लूकोज का एल्डिहाइड ग्रुप कार्बन नंबर 1 पर होता है, जैसा कि आप इस वाले स्ट्रक्चर में देख सकते हैं। ग्लूकोज का एल्डिहाइड ग्रुप CHO ग्रुप कार्बन नंबर 1 पर होता है। और दूसरी तरफ अगर हम फ्रुक्टोज देखें, फ्रुक्टोज का जो कीटोनिक ग्रुप होता है वो कार्बन नंबर 2 पर होता है, जैसे कि 1, 2 यहाँ पर आप देख सकते हैं। ग्लूकोज का एल्डिहाइड ग्रुप कार्बन नंबर 1 पर, फ्रुक्टोज का एल्डिहाइड ग्रुप कार्बन नंबर 2 पर हो गया। और यहाँ पर बॉन्ड भी किसके बीच में बन रहा है, ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1, फ्रुक्टोज का कार्बन नंबर 2, इनके बीच में बॉन्ड बन रहा है। और ग्लूकोज का एल्डिहाइड ग्रुप कार्बन नंबर 1 पर होता है, फ्रुक्टोज का कीटोनिक ग्रुप कार्बन नंबर 2 पर होता है, इनके बीच में ही बॉन्ड बन गया। तो ये क्या हो गया, एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर हो गया, क्योंकि इनमें ग्लूकोज में एल्डिहाइड, फ्रुक्टोज में कीटोन आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, बॉन्डेड हो जाते हैं। और यही तो रिड्यूसिंग ग्रुप होते हैं। जब रिड्यूसिंग ग्रुप ने ही बॉन्ड बना लिया तो ये क्या हो गया, नॉन रिड्यूसिंग शुगर हो गया। एक तो ये याद रखना है। दूसरा, नॉन रिड्यूसिंग शुगर को जानने के लिए एक ट्रिक भी है, वो ट्रिक मैं बताऊंगा। पहले आप यहाँ पर स्ट्रक्चर देखिए। ये सुक्रोज की स्ट्रक्चर होती है। ये इसमें अल्फा डी ग्लूकोज हमारा, इसका कार्बन नंबर 1, और बीटा डी फ्रुक्टोज, इसका कार्बन नंबर 2, आपस में ये बॉन्ड बना लेते हैं, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बना लेते हैं, और ये दो यूनिट जुड़कर क्या बना लेती हैं, सुक्रोज बन जाता है। अब आपको यहाँ पर अल्फा डी ग्लूकोज तो सेम दिख रहा होगा, लेकिन बीटा डी फ्रुक्टोज थोड़ा सा उल्टा दिख रहा होगा। वो क्यों? क्योंकि बीटा डी फ्रुक्टोज में क्या होता है, बीटा डी फ्रुक्टोज में कार्बन नंबर 2 पर OH ऊपर होता है, CH2OH नीचे होता है। लेकिन यहाँ तो क्या है, कार्बन नंबर 2 पर CH2OH ऊपर है, OH यहाँ से गायब है, OH नीचे। तो अब ये कैसी हुई, ये स्ट्रक्चर कैसे बनी, वो आपको जानना है, वो देखिए। सबसे पहले बनाते हैं हम अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज 6 मेंबर्ड रिंग होती है। यहाँ पर ये ऑक्सीजन, यहाँ पर इस तरीके से ये बन गई हमारी 6 मेंबर्ड रिंग। फिर ये इस तरीके से यहाँ पर H और OH जोड़ देंगे हम इस तरीके से। तो अल्फा डी ग्लूकोज में होता क्या है, अल्फा ग्लूकोज में ये होता है कार्बन नंबर 1, इसको मैं यहाँ पर 1 दे देता हूँ। कार्बन नंबर 1 पर OH नीचे होता है, H ऊपर होता है। जैसा कि ये मैंने, आप पिछली प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, उनमें मैंने ये बता रखा है किस तरीके से हम ये बनाते हैं।
जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज में कार्बन नंबर 1 पर H ऊपर OH नीचे, तो ये वाली स्ट्रक्चर होती है अल्फा डी ग्लूकोज की। और ये कार्बन नंबर 2 होता है, इसमें हाइड्रोजन ऊपर OH नीचे। ये कैसे बनती है, प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं जहाँ पर साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज मैंने पढ़ा रखा है, वहाँ पर मैंने ये डिटेल में बताया था। कार्बन नंबर 3 पर OH ऊपर H नीचे, कार्बन नंबर 4 पर OH नीचे H ऊपर, और कार्बन नंबर 5 पर ये CH2OH यहाँ पर, ये कार्बन नंबर 5, ये कार्बन नंबर 6, और यहाँ पर H नीचे। ये हो गई हमारी अल्फा डी ग्लूकोज, या सिंपल अल्फा ग्लूकोज हम लिख सकते हैं। बन गया हमारा। अब जो बीटा फ्रुक्टोज है उसको मैं यहाँ पर बना देता हूँ। बीटा फ्रुक्टोज में क्या होता है, 5 मेंबर्ड रिंग होती है, ये ऑक्सीजन इस तरीके से उसमें कुछ 5 मेंबर्ड रिंग बनती है। यहाँ पर ये हम OH और OH हमें जोड़ने हैं, और बीटा फ्रुक्टोज में ये वाला कार्बन होता है हमारा कार्बन नंबर 2, ये वाला कार्बन। देखिए यहाँ पर इसमें क्या होता है, OH ऊपर CH2OH नीचे। ये कार्बन नंबर 2 क्यों होता है, क्योंकि कार्बन नंबर 1 ये, कार्बन नंबर 2 ये, जबकि यहाँ पर ऑक्सीजन के बाद ये कार्बन नंबर 1 ही होता है। 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ इससे स्टार्ट होता है CH2OH से, क्योंकि कीटोनिक ग्रुप दूसरे कार्बन पर होता है फ्रुक्टोज में, तो ये कार्बन नंबर 2। यहाँ पर कार्बन नंबर 3 पर क्या होता है, OH ग्रुप ऊपर और H ग्रुप नीचे। कार्बन नंबर 4 पर H ऊपर OH नीचे। कार्बन नंबर 5 पर यहाँ पर H और ये यहाँ पर CH2OH ग्रुप। इस तरीके से बीटा फ्रुक्टोज की आप यहाँ पर ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं। इधर यहाँ पर ये बनाई गई है, कार्बन नंबर 2 पर OH ऊपर CH2OH नीचे। इस तरीके से आप यहाँ पर ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये वाली स्ट्रक्चर हमने बनाई है। तो ये हो गया हमारा बीटा फ्रुक्टोज। अब होता क्या है, जब सुक्रोज बनता है तो सुक्रोज में अल्फा ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 बीटा फ्रुक्टोज का कार्बन नंबर 2, इनके बीच में बॉन्ड बनता है। अब कार्बन नंबर 1 तो इधर है, कार्बन नंबर 2 इधर साइड में, तो इसको हमें इधर लाना पड़ेगा। यानी कार्बन नंबर 1 राइट साइड में ग्लूकोज में, और इसमें कार्बन नंबर 2 इसमें भी राइट साइड में है। अब इस फ्रुक्टोज में कार्बन नंबर 2 को हमें लेफ्ट साइड में लाना पड़ेगा, तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या कर देंगे, 180 डिग्री रोटेट कर देंगे। यानी यहाँ से पकड़ेंगे कुछ इस तरीके से, उल्टा कर देंगे इसको 180 डिग्री। 180 डिग्री हमें इसको घुमा देना है। तो 180 डिग्री घुमाने पर क्या होगा, ये बिल्कुल इधर से उल्टा हो जाएगा, कार्बन नंबर 2 इधर आ जाएगा। और जब हम इसको 180 डिग्री रोटेट करेंगे, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब हम इसको 180 डिग्री रोटेट करते हैं तो जो ये वाले वर्टिकल बॉन्ड है ये भी उल्टे हो जाते हैं, ये भी रोटेट कर जाते हैं। यानी ये 2 कार्बन यहाँ से पकड़ेंगे, इसको इधर ले आएंगे, ठीक है, रोटेट कर दिया। जब हम इसको यहाँ से पकड़कर इधर रोटेट करेंगे तो ये वाले जो बॉन्ड है वर्टिकल बॉन्ड, ये भी रोटेट कर जाएंगे। CH2OH ऊपर चला जाएगा, OH नीचे आ जाएगा। इस वाले कार्बन पर OH नीचे आ जाएगा, H ऊपर चला जाएगा। इस वाले कार्बन पर H नीचे, OH ऊपर। इस वाले कार्बन पर CH2OH नीचे, H ऊपर। ये भी रोटेट कर जाएंगे। तो देखिए कैसी स्ट्रक्चर बनेगी। ये ऑक्सीजन, अब देखिए यहाँ पर बॉन्ड बना लेते हैं। अब हमने इधर इसको रोटेट कर दिया, तो ये कार्बन नंबर 2 इधर पर, कार्बन नंबर 2, ये 2 3 इधर था तो 3 इधर, 2 3 4 5 पहले था, 2 3 4 5, अब 2 3 4 और 5। ये लिख देता हूँ मैं, 2 3 4 5, तो 2 ये वाला 3, ये वाला 4 और ये वाला 5वां कार्बन हो गया। अब मैंने बताया जब हम इसको 180 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये वाले जो वर्टिकल बॉन्ड है ये भी उल्टे हो जाएंगे। तो यहाँ पर कार्बन नंबर 2 पर OH नीचे और CH2OH ऊपर, कार्बन नंबर 3 पर OH नीचे और हाइड्रोजन ऊपर, कार्बन नंबर 4 पर H नीचे, OH ऊपर, OH ऊपर, H नीचे, कार्बन नंबर 5 पर CH2OH नीचे और H ऊपर। तो इस तरीके से हमने इसको रोटेट कर दिया। ये हमारे पास बीटा
फ्रुक्टोज है। इसको मैं थोड़ा उल्टा करके लिख लेता हूँ यहाँ पर, ये हो जाएगा OH। वो क्यों लिखा? क्योंकि वाटर का मॉलिक्यूल हमें निकालना है, यहाँ पर ये OH है। हो गया। अब यहाँ पर बनना है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड या फिर ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, तो उसमें वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा कैसे? अल्फा ग्लूकोज से OH और बीटा फ्रुक्टोज से H, ये निकल जाएगा वाटर का मॉलिक्यूल। अब यहाँ पर मैं बना देता हूँ, यहाँ पर मैं वीडियो रोक रहा हूँ। तो अब देखिए नीचे मैंने यहाँ पर बना लिया है। तो अब इसमें होगा क्या, इससे तो OH निकल गया इस वाले कार्बन से, कार्बन नंबर 1 से, इस पर बचा सिर्फ हाइड्रोजन। इस वाले कार्बन से CH2OH निकल गया, मतलब ऑक्सीजन से H निकल गया, CH2OH बचा। अब ये जो ऑक्सीजन है ये इन दोनों कार्बन के बीच में बॉन्ड बना लेगा। यहाँ पर ये इस तरीके से ये बन गया बॉन्ड, तो ये हो गया हमारा सुक्रोज, और ये हो गया इनके बीच में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो इस तरीके से सुक्रोज का फॉर्मेशन होता है। अब सुक्रोज होता है हमारा नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर को जानने के लिए आपको दो बातें याद रखनी हैं। वो बातें क्या हैं? या तो उनमें हेमी एसिटल प्रेजेंट हो, हेमी एसिटल हो, या फिर हेमी कीटल हो। अगर हमारी स्ट्रक्चर में हेमी एसिटल है या फिर हेमी कीटल है तो वो कहलाएंगी रिड्यूसिंग शुगर। अब ये क्या होती हैं, कैसे पहचानेंगे कि ये हेमी एसिटल बना रही हैं या हेमी कीटल को फॉर्म करती हैं? तो देखिए, हेमी एसिटल को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें क्या देखना है कि उसमें एक कार्बन से OH भी जुड़ा होना चाहिए, एक कार्बन से ईथर जुड़ा होना चाहिए, उसी कार्बन से ईथर यानी ROR ग्रुप, ROR, और उसी कार्बन से हाइड्रोजन भी अटैच होना चाहिए। और हेमी कीटल कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? एक कार्बन से OH जुड़ा होना चाहिए, एक कार्बन से ईथर जुड़ा होना चाहिए, और उसी कार्बन से कोई R ग्रुप जुड़ा होना चाहिए। या तो वो हेमी एसिटल जो हमारे पास मोनोसेक्राइड है या फिर डाइसेक्राइड है, उनमें या तो हेमी एसिटल हो या फिर हेमी कीटल हो। तो अगर ये मौजूद है उनमें तो वो होंगी रिड्यूसिंग शुगर, अगर ये मौजूद नहीं है तो वो होंगी नॉन रिड्यूसिंग शुगर। जैसे कि ये हमारा क्या है, अल्फा ग्लूकोज। अल्फा ग्लूकोज में इस वाले कार्बन पर देखिए, इस वाले कार्बन पर हाइड्रोजन भी है, इसी वाले कार्बन पर OH भी है, और इसी वाले कार्बन पर ईथर यानी RO और ये R का मतलब कार्बन चेन, तो RO और R, इसी वाले कार्बन से ईथर भी जुड़ा हुआ है यानी ऑक्सीजन भी जुड़ा हुआ है। तो अल्फा ग्लूकोज हमारा हेमी एसिटल बना रहा है। हेमी एसिटल को देखने के लिए मैंने क्या ट्रिक बताई? हेमी एसिटल को देखने के लिए हमें देखना है एक ही कार्बन से OH भी जुड़ा होना चाहिए, हाइड्रोजन भी, और उसी कार्बन से ईथर भी। तो ग्लूकोज में अगर हम देखें, इसी कार्बन से H भी है, OH भी जुड़ा हुआ है इसी कार्बन से, और इसी कार्बन से ईथर ग्रुप यानी ROR यही जुड़ा हुआ है। तो ये हमारा ग्लूकोज हेमी एसिटल बना रहा है। तो ग्लूकोज हमारा कैसा होता है? रिड्यूसिंग होता है। रिड्यूसिंग शुगर का मतलब जो टोलेंस रिएजेंट, फेलिंग्स रिएजेंट और बेनेडिक्ट रिएजेंट को रिड्यूस कर सकें। अगर हम फ्रुक्टोज की बात करें तो फ्रुक्टोज पे क्या होता है, एक ही कार्बन से OH भी जुड़ा हुआ है, इसी कार्बन से ईथर ROR ईथर भी जुड़ा हुआ है, और इसी कार्बन से R ग्रुप, R का मतलब कार्बन की चेन, CH2OH, इसी कार्बन से R ग्रुप भी जुड़ा हुआ है। तो ये बनाएगा हमारा हेमिक कीटल। क्योंकि हेमिक कीटल देखने के लिए मैंने क्या बताया, एक ही कार्बन से OH जुड़ा हो, ईथर हो, और उसी कार्बन से R ग्रुप यानी कार्बन की चेन हो। तो फ्रुक्टोज में एक ही कार्बन से OH भी जुड़ा हुआ है, कार्बन की चेन भी इसी कार्बन से जुड़ी हुई है, और इसी कार्बन से ऑक्सीजन यानी ईथर ROR जुड़ा हुआ है। तो ये फ्रुक्टोज हमारा हेमिक कीटल बना सकता है। फ्रुक्टोज अगर हमारा हेमिक कीटल बना सकता है तो फ्रुक्टोज भी क्या होता है? रिड्यूसिंग शुगर होता है, रिड्यूसिंग होता है। बात करें सुक्रोज की, सुक्रोज को कैसे पहचानेंगे? तो सुक्रोज में देखिए, इस वाले कार्बन से हाइड्रोजन अटैच है, इस वाले कार्बन से ईथर भी अटैच है, लेकिन इस वाले कार्बन पर कोई भी OH मौजूद नहीं है। तो सुक्रोज हमारा हेमी एसिटल तो नहीं बना सकता। इसी तरीके से इधर देखें, इस वाले कार्बन से ऑक्सीजन यानी ROR ईथर भी है, इस वाले कार्बन से R ग्रुप यानी कार्बन की चेन भी है, लेकिन इस वाले कार्बन से अब R भी है, ईथर भी है, लेकिन OH नहीं है।
इस वाले कार्बन पर यहाँ पर OH ग्रुप अटैच नहीं है। तो जब ये ना तो ये वाला हेमीएसिटल बना सकता ना ये हेमीकीटल बना सकता, तो ये कैसा हुआ, नॉन रिड्यूसिंग। क्योंकि आप एक बार फिर से देख सकते हैं सुक्रोज पे इस कार्बन पे हाइड्रोजन है, ईथर है, लेकिन OH नहीं है। इस वाले कार्बन पर ईथर है, R है, लेकिन OH नहीं है। ना हेमीएसिटल बना सकता ना हेमीकीटल बना सकता, तो ये हमारा नॉन रिड्यूसिंग होगा। इस वाले कार्बन पर अगर देखें R ग्रुप है और ईथर भी है, लेकिन OH नहीं है। OH होना चाहिए हेमीकीटल बनाने के लिए, OH होना चाहिए, और हेमीएसिटल बनाने के लिए क्या होना चाहिए, ईथर होना चाहिए। ईथर भी है, हाइड्रोजन भी है, OH इसमें नहीं है। तो कहीं पर भी ना ये अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रुक्टोज सुक्रोज में ना तो इस पर कहीं पर हेमीएसिटल बन सकता ना हेमीकीटल बन सकता। तो जब नहीं बन सकता तो ये कैसी हुई, नॉन रिड्यूसिंग। तो रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग कैसे पहचानते हैं, इस ट्रिक के आधार पर। या तो उसमें हेमीएसिटल बन रहा हो या हेमीकीटल बन रहा हो, तो वो रिड्यूसिंग होगी, वरना नॉन रिड्यूसिंग। ये ट्रिक आप नोट कर सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब इसको आगे पढ़ते हैं। सुक्रोज इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी बट आफ्टर हाइड्रोलिसिस गिव्स डेक्स्ट्रोरोटेटरी ग्लूकोज एंड लेवोरोटेटरी फ्रुक्टोज। जो हमारा सुक्रोज होता है वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है, यानी वो प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर सकता है। सुक्रोज डेक्स्ट्रोरोटेटरी होगा, पीपीएल को किस में रोटेट करेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। लेकिन सुक्रोज का जब हाइड्रोलिसिस हो जाता है, तो सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस होने पर सुक्रोज एक तो डेक्स्ट्रोरोटेटरी ग्लूकोज देता है और लेवोरोटेटरी फ्रुक्टोज देता है। जैसा कि मैं यहाँ पर लिखूँ, हमारे पास सुक्रोज है C12H22O11, इसका हमने किया हाइड्रोलिसिस इसका हमने किया, तो क्या बना, ग्लूकोज बना C6H12O6 और फ्रुक्टोज बना C6H12O6। ये हमारा ग्लूकोज, ये फ्रुक्टोज और ये सुक्रोज। जो हमारा सुक्रोज होता है वो होता है डेक्स्ट्रोरोटेटरी, इसको मैं लिख देता हूँ डी रोटेटरी। ये हमारा डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है और ये प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 66.5 डिग्री तक रोटेट कर देता है। प्लस का मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो जो सुक्रोज है जब हम उसका हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो ग्लूकोज बनेगा। ग्लूकोज भी इसमें होता है डी रोटेटरी यानी डेक्स्ट्रोरोटेटरी। ये प्लेन पोलराइज लाइट को 52.5 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। जबकि यहाँ पर जो फ्रुक्टोज बनता है, ये फ्रुक्टोज होता है लेवोरोटेटरी, यानी ये प्लेन पोलराइज लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 92.4 डिग्री तक रोटेट कर देगा। माइनस का मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। Since the lever rotation of fructose minus 92.4 degree is more than dextro rotation of glucose plus के 52.5 डिग्री, the mixture is lever rotatory। तो हाइड्रोलिसिस कराने के बाद दो प्रोडक्ट हमें मिल रहे हैं, एक ग्लूकोज एक फ्रुक्टोज, और उसमें से जो फ्रुक्टोज है वो ज़्यादा डिग्री तक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, जबकि जो ग्लूकोज है वो कम डिग्री में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। तो ओवरऑल जो हमें मिक्सचर मिलता है वो लेवो रोटेटरी मिल जाता है। इसको समझिए कैसे। मान लीजिए हमारे पास खाली सुक्रोज है, ये हमने कोई बीकर लिया, इसमें हमने खाली सुक्रोज भर दिया। अब इस सुक्रोज से हमने प्लेन पोलराइज लाइट को पास कराया, पीपीएल को पास कराया। जब हमारे पास खाली सुक्रोज है तो ये क्या करता है, ये सुक्रोज प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इतनी डिग्री तक रोटेट कर देता है, 66.5 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज इधर ही तो होगी, तो इधर ये रोटेट कर दिया। लेकिन एक बार हमने क्या किया, अब इस सुक्रोज में हमने वाटर मिला दिया और इसका हाइड्रोलिसिस कर दिया। सुक्रोज प्लस वाटर, हमने क्या किया, इसका हाइड्रोलिसिस कर लिया। अब इस सुक्रोज से हम क्या करेंगे, प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कराएंगे, पास कराएंगे। अब हमने देखा जब हमने सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस कर दिया और उससे प्लेन पोलराइज लाइट को पास कराया, तो ये प्लेन पोलराइज लाइट क्या हो रही थी, 39.5 डिग्री लेफ्ट में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही थी। ऐसा क्यों, यानी जब खाली सुक्रोज लिया प्योर फॉर्म में तो वो प्लेन पोलराइज लाइट को प्लस के 66.5 डिग्री तक राइट में यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही थी। लेकिन जब हमने क्या किया, सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करा दिया। सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस कराने पर जब हमने उससे पीपीएल को पास कराया, तो हमने पाया कि पीपीएल हाइड्रोलिसिस कराने पर जब हमने इसको पीपीएल इससे पास कराई,
तो जो PPL है, प्लेन पोलराइज लाइट है, वो यहाँ पर माइनस के 39.45 डिग्री तक लेफ्ट में रोटेट कर रही थी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही थी। तो हाइड्रोलिसिस कराने पर ऐसा क्या हो गया कि प्लेन पोलराइज लाइट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज की तरफ चली गई, वो भी माइनस के 39.5 डिग्री। तो आपको पता है हाइड्रोलिसिस कराने पर एक तो ग्लूकोज बनता है और एक फ्रुक्टोज बनता है, यानी सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में टूट जाता है। अब जो ग्लूकोज है वो होता है डेक्स्ट्रोरोटेटरी, वो प्लस के 52.5 डिग्री क्लॉक में रोटेट कराता है, इधर की तरफ रोटेट कराता है। जबकि जो फ्रुक्टोज होता है वो होता है लेवोरोटेटरी, वो 92.4 डिग्री किसका कहाँ पर रोटेट कराता है, ये यहाँ पर होगा 39.9 डिग्री माइनस के। तो देखिए फ्रुक्टोज क्या करता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में माइनस के 92.4 डिग्री तक, यानी माइनस का मतलब एंटी क्लॉक में 92.4 डिग्री तक रोटेट करा देता है। अब इन दोनों को जोड़ें, क्योंकि सुक्रोज में क्या होता है, इन दोनों का मिक्सचर होता है, तो ओवरऑल क्या होगा, ओवरऑल होगा माइनस के 92.4 में से प्लस के 52.5 गए तो कितना बचा, माइनस के 39.9 डिग्री ओवरऑल ये होगा। यानी इस मिक्सचर में जो फ्रुक्टोज है वो ग्लूकोज पर हावी हो गया, ग्लूकोज पर भारी हो गया। अब जब इस मिक्सचर में जो फ्रुक्टोज है वो लेफ्ट में ज़्यादा है और ग्लूकोज क्लॉकवाइज में यानी राइट में कम है, तो जो प्लेन पोलराइज लाइट है वो कहाँ पर घूमेगी, वो घूमेगी जो ज़्यादा होगा, यानी वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में माइनस के 39.9 डिग्री रोटेट कर जाएगी। तो यही होता है हमारा इन्वर्ट शुगर, यानी जो हमारा यहाँ पर मिक्सचर बना वो कैसा बना, वो लेवो रोटेटरी बना। यानी सुक्रोज तो डेक्स्ट्रोरोटेटरी था, लेकिन उसका जो मिक्सचर है हाइड्रोलिसिस कराने पर ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का जो मिक्सचर है वो लेवोरोटेटरी होता है। यानी वो खाली सुक्रोज है तो वो प्लस के 66.5 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। अगर मिक्सचर है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का तो वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 39.9 डिग्री रोटेट करेगा, इसका बिल्कुल उल्टा। तो यही कहलाता है हमारा इन्वर्ट शुगर, इसी को हम इन्वर्ट शुगर कहते हैं। Thus hydrolysis of sucrose brings about a change in the sign of rotation from dextro to levo। तो हमने देखा जब हमने सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करा दिया तो जो हमारी रोटेशन का जो साइन है वो चेंज हो गया, पहले डेक्स्ट्रो था उसके बाद लेवो। जब हमारा सुक्रोज प्योर फॉर्म में था तो वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी था, लेकिन सुक्रोज का जब मिक्सचर हो गया हाइड्रोलिसिस के बाद तो वो लेवो रोटेटरी हो गया, पहले प्लस था उसके बाद माइनस, तो साइन में चेंज हो गया। एंड द प्रोडक्ट इज नेम्ड एज इन्वर्ट शुगर, और इसी प्रोडक्ट को हम कहते हैं इन्वर्ट शुगर। यानी पहले डेक्स्ट्रो था सुक्रोज, उसके बाद मिक्सचर उसका लेवोरोटेटरी हो गया, प्लस से माइनस यहाँ पर साइन चेंज हो रहा है, यानी सुक्रोज से जो प्रोडक्ट बन रहा है वो बिल्कुल इसका उल्टा बन रहा है। पहले सुक्रोज डेक्स्ट्रोरोटेटरी था, इससे जो प्रोडक्ट बना वो लेवोरोटेटरी, तो यहाँ पर क्या होगा, प्रोडक्ट बिल्कुल उल्टा बन रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, प्रोडक्ट को, इस प्रोडक्ट को कहते हैं हम इन्वर्ट शुगर।